है आपका कर्मक्षेत्र टीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में, और मैं हूं आपके साथ संजय साहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम तरीके की पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन करने जो है अपने अपने जगह जो है वो जा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय सचिव जो लोहिया वाहिनी के हैं मंगलकरण पांडे जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, बसपा ने शुरुआत की, इसके बाद भाजपा और अब सपा, तो आखिर क्या है इसकी वजह। और 2022 में जब आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं गांव डोर टू डोर और गांव टू गांव, ऐसे में जनता आपको क्यों चुने। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। तो जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन पहले बसपा ने शुरुआत की और उसके बाद भाजपा ने शुरुआत की, अब सपा शुरुआत कर रही, तो क्या ब्राह्मणों को लेकर कुछ खास तैयारी है क्या पार्टियों के बीच में। देखिए, पहली बात तो ये कि ब्राह्मणों को लेकर सपा शुरुआत नहीं कर रही है। ब्राह्मणों का सम्मान सदैव समाजवादी पार्टी में रहा है। जब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहते थे, तब भी परम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहते थे। पिछली सरकार में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तब भी माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, पवन पांडे जी मंत्री रहे, मनोज पांडे जी मंत्री रहे। कोई अगर आज ये कहता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर शुरुआत करती है, तो वो सब भ्रामक बातें हैं। समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है, सदैव ब्राह्मणों के साथ रही है। इन 5 सालों में जब जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ही उन ब्राह्मणों के दरवाजे गया है, उनसे जो हो सकती है उनकी मदद की है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी कहीं से भी आज ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ी हो रही, बल्कि आप ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण पूरा समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, तो ये लोग ब्राह्मणों को एक साथ ना जाए, इसलिए दुनिया भर के प्रलोभन देके आज सतीश चंद्र मिश्रा जी भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी भी जोड़ने का काम कर रही है। मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आज 4 साल से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है, उनको जब देखो जहां देखो उनको गोली मार दी जा रही है, तब क्या इनका कोई प्रतिनिधिमंडल या इनका कोई नेता बहुजन समाज पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का उस परिवार के दरवाजे गया हो, उस परिवार के पास शोक संवेदना व्यक्त करने गया है। आज जब आ गया समय, मतदान का समय आ गया, चुनावी समर आ गया, और आज जनता ये मूड बना के बैठ गई कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, तो ये तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम, ब्राह्मण समाज को इज्जत देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, माननीय हमारी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा किया गया है। और ब्राह्मण का मान सम्मान अगर कहीं सुरक्षित है तो समाजवादी पार्टी भी सुरक्षित है। सरकार का एक पोस्टर, मौजूदा सरकार का एक पोस्टर है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें योगी जी खड़े हैं और कोलकाता की उसमें सड़क दिखाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की सड़क बताई जा रही है। सरकार आते वक्त जो है कह रही थी कि हम गड्ढा भर देंगे, तो क्या लगता है गड्ढे भर पाएंगे या गड्ढा बिल्कुल ही भर जाएंगे। देखिए, जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो खाइयों में तब्दील हो गए हैं, और ये सरकार समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। इन्होंने हमेशा यही किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सारी योजनाओं को, हमारे डायल 100 का नाम बदल दिया, हमारा जो है इतना बढ़िया पुलिस मुख्यालय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, इतना बढ़िया गोमती रिवर फ्रंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये कह लीजिए पूरे भारत में एक मिसाल कायम की थी, सबसे कम समय में मेट्रो बन के तैयार होने का काम, और उसका बाद में उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन, और जो है सिर्फ हमारे नेता के कार्यों का ही उद्घाटन कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टर वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते नहीं, जनता का काम कुछ करते नहीं। कभी कलकत्ता की फोटो उठा के डाल देंगे, कभी गुजरात की फोटो उठा के डाल देंगे। ये सब, मैं तो ये कहूँगा कि ये सब प्रचार जीवी लोग हैं, ये करते कुछ नहीं है, सिर्फ प्रचार करके और जनता को झूठ फरेब से बहला फुसला के वोट लेके और उसके बाद जनता को गड्ढे में डालने का काम। तीसरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राशन बांटा, उस समय अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई थी, चाहे बाइक को ले लीजिए चाहे राशन बांटने को ले लीजिए, तो उस समय सरकार काफ़ी विरोध करती थी कि प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को दिखाना जो है ये कहाँ तक सीमित है। अब वही कॉपी जो है भाजपा कर रही है, राशन बंट रहा है तो उसमें झोला दे रही है, तो झोले में क्या है, गोला है या फिर झोला ही है। आप एक बात बता दीजिए, अभी बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो राशन देते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बुंदेलखंड के लिए पैकेज देते थे, वो गुणवत्ता भरा होता था।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया थे तो सरकार उनका फोटो लगाती थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कभी भी इस पक्ष में नहीं रहते कि किसी भी चीज़ पर उनका प्रचार प्रसार हो, और वो गुणवत्ता भरी चीज़ें जो है, जो भी राशन दिया जाता था वो आदमी को खाने लायक राशन दिया जाता था। अभी इन्होंने 40 किलो की बोरी बनवाई है, उसमें बड़ा बड़ा फोटो लगाया है, 5 किलो राशन देते हैं और वो भी सूंडों से भरा हुआ। वो राशन लोग ले जाए तो जानवर नहीं खा सकते हैं, इंसान कहाँ से खाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ फरेबी लोग हैं, झूठी और मक्कार किस्म के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं और 2022 में जनता इनको इसका पूर्ण जवाब देगी। सरकार कह रही है कि शिक्षा को लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया है। तमाम जो जिले हैं उनमें जो है ज़्यादातर स्कूल कायाकल्प योजना के तहत काम कराए गए हैं, वो आज भी खंडर में तब्दील है और टपकती छत के नीचे जो है छात्र पढ़ने के लिए मजबूर है और लगातार फीस बढ़ोतरी की जा रही। सरकार कह रही है कि हम फीस ले नहीं रहे हैं, तो कहाँ गड़बड़ है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि ये सरकार 100% झूठ बोलने में माहिर है। ये झूठे लोग हैं, ये करते कुछ नहीं है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये हर मामलों में विफल सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को झूठ दिया है, जनता को परेशानी दी है, जनता को हरेसमेंट किया है और जनता इसको जवाब देगी। शिक्षा आप बता दीजिए, एक कोई नया जो है अच्छा मेडिकल कॉलेज बन गया हो या एक कोई नया जो है अच्छा शिक्षण संस्थान बन गया हो। सरकार तो कह रही है कि हमने हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोल, सरकार तो कह रही है कि हमने हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। किसी एक जगह का आप जाके सर्वे कर लीजिए कि क्या ये सही आपके जिले में कोई मेडिकल कॉलेज बना? आप ये बता दीजिए कि जो मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने बनाए थे उन्हीं का फीता काटा है इन्होंने। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मंच पर हमारे नेता के सामने बैठ के दिखाएं तो एक अपना जो है कोई ऐसा कार्यक्रम बता दें कि जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और उसके बाद आज वो 4.5 साल के बाद उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो को जहां से छोड़ दिया है, एक स्टेशन इन 5 सालों में बना क्या? इस सरकार ने क्या किया है? यही तो इनकी नाकामी है। ये ढूंढ रहे हैं कोई मुद्दा कि कहीं कोई किसी तरह का धार्मिक मुद्दा आ जाए, कोई धार्मिक उन्माद फैल जाए। नहीं, जनता तो इनको अपने दरवाजे पर नहीं खड़ा होने देगी। और बहुत सारे वीडियो भी हम देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब इनके लोग जाते हैं वोट मांगने तो लोग इनको गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं, गाँव से खदेड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से झूठ का नकाब हट चुका है। 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। एक बात है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई पे कोई भी सरकार लगाम नहीं लगा पा रही। सरकार जब आपकी होती थी उस समय 65 रुपये 66 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 104 रुपये 103 रुपये पेट्रोल हो गया है। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में जनता किधर जाएगी? निश्चित रूप से जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाएगी। हम इसी बात को जनता को बता रहे हैं कि आप एक बात ये बता दीजिए कि जब 60 रुपये में आपको पेट्रोल मिलता था तब इन्होंने कहा था कि पेट्रोल हम 40 रुपया करेंगे। इन्होंने तो सरकार केंद्र में इसी नाम पे बनाई थी कि पेट्रोल 40 रुपया होगा, गैस सिलेंडर 250 रुपया होगा। वो एक बाबा जी आते हैं रामदेव जी, वो कह रहे थे 35 रुपया पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आज वो बाबा जी कहाँ चले गए? आज वो लोग कहाँ चले गए जो 450 के सिलेंडर पर रात भर प्रदर्शन करते थे? 950 का सिलेंडर हो गया है। गांव में जाके आप देखिए, गरीब महिलाएं फिर से जंगलों में जाके लकड़ियां काट काट के ला रही, लकड़ियों में खाना बना रही, और उस जंगल में उनके साथ क्या दुर्घटना हो सकती है इसका अंदाजा तो समय बताएगा। तो क्या सरकार ने जो उज्ज्वला कनेक्शन बांटे हैं वो महंगाई बढ़ाने के लिए बांटे हैं क्या? सरकार ने जो उज्ज्वला कनेक्शन बांटे हैं वो इनकी बड़ी कंपनियों के साथ साठगांठ है। वही चीज़ तो जनता समझ नहीं पा रही है। एक सिलेंडर इन्होंने जनता को दे दिया, उसके बाद उसको इतना महंगा कर दिया कि 1000 रुपये का आप हर महीना भरवाओ। तो 1000 रुपये का जब हर महीना भरवा रहे हैं तो उसका फायदा किसको हो रहा? इस सरकार ने जनता से एडवांस टैक्स जमा करा लिया। इस सरकार ने जनता से गाड़ियों में ये टैग लगा के फास्ट टैग, उसका एडवांस पैसा जमा करा लिया। आखिर इतना इकट्ठा कर रही है जो सरकार पैसा अपने पास, उस पैसे को ये कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो पैसा इकट्ठा कर रही है उससे इन्होंने जनता का कोई ऐसा काम किया है कि जिससे जनता को लाभ हो? ना रोडें बन रही हैं, ना नए स्कूल बन रहे हैं, ना अस्पताल बन रहे हैं। अभी ये खुद हवा कह रहे हैं कि कोरोना का 3रा लहर आने वाला है। कोरोना से क्या जो है इन्होंने तैयारी कर रखी है? इनके स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह की महामारी त्रासदी हिंदुस्तान ने देखी है, उत्तर प्रदेश ने देखी है, यहाँ के मुखिया ने तो त्रासदी है ना, किसी भी सरकार में आ सकती है। इंतजाम करना है कि नहीं? इंतजाम करना सरकार का काम है कि नहीं? पहला वेव आया, दूसरा वेव आने वाला था, उसकी आपने क्या तैयारी की? आपको पता नहीं था कि जब दूसरा वेव आएगा तो इससे खतरनाक होगा? अभी 3रा वेव आ गया, बच्चों को डेंगू हो रहा है, महिलाएं एक
अस्पताल से दूसरे अस्पताल बच्चों को गोद में लिए घूम रही है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है। आखिर ये सरकार कहाँ सो रही है? ये सरकार सिर्फ एक बात कहती है कि हम मंदिर बना रहे हैं। अरे मंदिर बाद में बना लेना भैया, पहले अस्पताल बनाओ, पहले स्कूल बनाओ, पहले हमारी जिंदगी बचाओ, उसके बाद फिर मंदिर बनाना, तब हम जाके पूजा करेंगे। सरकार लगातार किसानों की बात कर रही है कि हमने जो है टैक्स माफ़ कर दिया, किसानों को काला कानून समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी सरकार क्या करे? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान टिकैत जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को लेकर। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, तो क्या है? देखिए, मैं पता नहीं इन भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को क्या है, ये ज़मीन की हकीकत को क्यों नहीं समझते हैं। भारत सबसे बड़ा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था इस महामारी में पूरे सब विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। पूरे विश्व के लोगों ने इस त्रासदी को झोला है और सारे विश्व के देश जो है वो बर्बाद हो गए। लेकिन भारत में चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानी खेती होती है और किसानी खेती बड़े अच्छे तरीके से होती है। उसकी वजह से इस राष्ट्र की कुछ व्यवस्था बची रह गई। आज 2 साल से हमारा किसान रोड पे बैठा है। अगर आप हमको कोई चीज़ देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, ये आपके फायदे की है, हमको लगता है कि हमारे फायदे की नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो मत दीजिए ना। आप किसानों से बात क्यों नहीं करते हैं? आप ये जो काला कानून बना रहे हैं, इससे किसानों का क्या लाभ होना है? हमारे नेता ने जो मंडियां बनाई थी, उन मंडियों पे आदमी अपना किसान जाके डायरेक्ट गल्ला बेच सकता था। आपने उन मंडियों को क्यों बंद कर दिया? आप बीच में दलालों को और बड़े व्यवसायियों को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये जब बड़े व्यवसायी आ जाएंगे, हमसे सस्ता अनाज खरीद के भंडारा करेंगे और जब आप भूखे होगे तो वही अनाज आपको 2 गुने 3 गुने दाम पे बेचेंगे। जैसा अभी हुआ, एक सिलेंडर, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, जब आदमी को जान बचाने की बात आ गई तो 200 का सिलेंडर लोगों ने 20-20 हज़ार का खरीदा। 2,500 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये का खरीदा। तो ऐसी काला बाजारी बढ़ेगी ना अगर आप जो है ऐसी व्यवस्था कर दोगे कि एक जगह ही सारा आदमी के हाथ में आ जाएगी, तो फिर तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगे। किसान, अगर आपका कहना है कि किसानों का ये जो कानून है ये किसानों के लाभप्रद है, तो किसान क्या मूर्ख है क्या? 2022 में अगर आपकी पार्टी प्रदेश में आती है तो सर्वप्रथम क्या उनके जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं मौजूदा सरकार को लेकर के आएगी, एक मैनिफेस्टो तैयार होगा, तो क्या मुद्दे रहेंगे और क्यों जनता आपको लाए? देखिए, मैनिफेस्टो क्या आएगा या हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, इसका निर्धारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। उन्होंने 2-3 घोषणाएं कर दी हैं। एक तो जो इन्होंने शिक्षा मित्रों को निकाल दिया है, वो सारे शिक्षा मित्र बहाल होंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों को उनकी कीमत, उनकी फसल का उचित कीमत दिया जाएगा। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो 10 लाख कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बन जाएंगे तो उसके बाद बहुत से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार के संसाधन मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां सदैव कल्याणकारी रही हैं। पिछली सरकार में भी, मैं आपको बता दूं, पिछली सरकार में जो हमारी सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे, इन 1.5 सालों में हर घर में, जब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसी लैपटॉप पर घर का बच्चा भी पढ़ रहा है, बड़ा भी पढ़ रहा है। हर घर में एक लैपटॉप गया है और अगर उस घर में 5 बच्चे हैं तो बारी बारी से उस लैपटॉप पर सब क्लास कर रहे हैं और लैपटॉप से उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। नहीं, आप ये बता दीजिए कि अगर लैपटॉप या एंड्रॉइड फ़ोन खरीदना पड़ता हर घर को तो कितना एक आम आदमी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ जाता। एक तो वैसे रोजगार छिन गया है, नौकरी छिन गई है। छोटे छोटे दुकानदार, घूमचा वाले, घूमती वाले, इनके कारोबार बंद थे और वो अपने बच्चे के लिए कहाँ से लैपटॉप खरीदते, कहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन लाते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत दूर की है और निश्चित रूप से इन आगे वाले 5 सालों में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम सबको एक नई दिशा मिलेगी, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पांडे जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार 2022 में आती है, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अगर सूबे के बनते हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया जाएगा।